सोचिए, 100 साल का राज और फिर बस एक चिंगारी और देखते ही देखते एक ऐसी आग भड़की जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के उस महान विद्रोह की। एक ऐसी घटना जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक विद्रोह की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटा मोटा विरोध एक इतनी बड़ी क्रांति में तब्दील हो गया? कैसे? देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उस उबलते हुए पानी जैसा था जो दशकों से बहुत धीमी आंच पर पक रहा था और अब बस फटने ही वाला था। उस समय भारतीय समाज का हर तबका, हर कोई इस दबाव को महसूस कर रहा था। तो आखिर कौन कौन थे ये लोग? असल में कंपनी की पॉलिसियों से लगभग हर कोई परेशान था। शासकों और नवाबों से लेकर किसान और जमींदार, सिपाही और यहाँ तक कि आम लोगों की धार्मिक और सामाजिक जिंदगी में भी दखल दिया जा रहा था। मतलब हर किसी के पास शिकायतें थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजाओं और नवाबों की। उनकी हालत ये थी कि उनकी सत्ता, उनका अधिकार, सब कुछ छीना जा रहा था। नाम तक सिक्कों से हटा दिया गया था मुगल बादशाह का। सोचिए, एक बेहतरीन उदाहरण है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। वो बस इतना चाहती थीं कि कंपनी उनके गोद लिए हुए बेटे को उनका वारिस मान ले, लेकिन कंपनी ने साफ मना कर दिया। अब महलों से दूर अगर गांव की तरफ देखें तो वहां की तस्वीर तो और भी डरावनी थी। कंपनी के भारी भरकम टैक्स और जबरदस्ती वसूली के तरीकों ने किसानों और जमींदारों की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। हालत ये हो गई थी कि लोग अपनी वो जमीनें खो रहे थे जिन पर उनकी पीढ़ियां खेती करती आ रही थीं। और फिर आते हैं सिपाही, जो कंपनी की फौज में थे। वो अपने वेतन, भत्तों, सर्विस की शर्तों, इन सब से तो दुखी थे ही। ऊपर से कुछ नए नियम ऐसे आ गए थे जो सीधे सीधे उनकी धार्मिक मान्यताओं पर चोट कर रहे थे। और एक बात और, इनमें से ज्यादातर सिपाही कौन थे? किसान परिवारों के ही तो लड़के थे। तो जो गुस्सा गांव में था वो बहुत तेजी से इन सिपाहियों तक भी पहुंच रहा था। हाँ, यहाँ पर एक बात साफ कर देते हैं। सिपाही शब्द का मतलब है वो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश या दूसरी यूरोपीय कंपनियों के लिए काम करते थे। अब एक और वजह थी अंग्रेजों के सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा को रोकना या ईसाई मिशनरियों को जमीन खरीदने की इजाजत देना। और तो और 1850 में एक नया कानून भी आ गया जिससे ईसाई धर्म अपनाना और आसान हो गया। अब इन सब चीजों से कई भारतीयों को लगने लगा कि ये तो उनकी जीवन शैली, उनके धर्म, उनकी परंपराओं पर सीधा हमला है। तो माहौल अब पूरी तरह से तैयार था। गुस्सा हर तरफ था। बस एक चिंगारी की देर थी, एक ऐसी चिंगारी जो इस दबे हुए गुस्से को एक बहुत बड़ी आग में बदल सके। और वो चिंगारी सिपाहियों की बैरकों से ही भड़की। और वो चिंगारी क्या थी? एक नई राइफल के कारतूस। जी हाँ, एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें राइफल में डालने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म का सबसे बड़ा अपमान था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। फिर 9 मई को 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अगले ही दिन 10 मई को बाकी सैनिकों ने बगावत कर दी, जेल पर धावा बोला और अपने साथियों को छुड़ा लिया। और वो रुके नहीं, पूरी रात चलते रहे और 11 मई की सुबह वो दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा एक तरह का सिग्नल था। बस इसके बाद तो जैसे पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की आग भड़क उठी। ये खबर सच में जंगल की आग की तरह फैली। एक के बाद एक अलग अलग रेजिमेंटों ने बगावत कर दी और सबके सब दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े सेंटर्स की तरफ बढ़ने लगे ताकि बाकी साथियों से मिल सकें। और इसी माहौल में कई बड़े नेता भी सामने आए जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। कानपुर में थे नाना साहेब, तो लखनऊ में थे बिरजिस कद्र। झांसी में मोर्चा संभाला रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, और रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी ने भी बगावत का झंडा बुलंद किया। अब विद्रोह इतना बड़ा हो चुका था कि कंपनी भी समझ गई थी कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने अपनी पूरी
जी हाँ, पूरी ताकत लगाकर इसे कुचलने का फैसला किया। कंपनी ने पलटवार की पूरी तैयारी की। इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई गईं और साथ ही ऐसे नए कानून पास किए गए जिनसे विद्रोहियों को सजा देना बहुत आसान हो गया। और फिर वो महीना आया जिसने इस लड़ाई का रुख मोड़ दिया, सितंबर 1857। काफी जबरदस्त लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि दिल्ली ही तो इस विद्रोह का दिल था। दिल्ली पर कब्जे के साथ ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डालकर रंगून भेज दिया गया। और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का एक तरह से अंत हो गया। दिल्ली तो हाथ से जा चुकी थी। अब अंग्रेजों ने एक-एक करके बाकी नेताओं को भी खत्म करना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में आखिर तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। कुछ ऐसा ही हुआ रानी अवंतीबाई के साथ भी। जब अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने भी मौत को गले लगा लिया। तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। वो महीनों तक जंगलों में छिपकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार अप्रैल 1859 में उन्हें भी पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या 1857 का ये विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या फिर ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इस सवाल पर आज भी बहस जारी है और इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में आज भी खोजा जा रहा है।